हम सबको लगता है लाइक कि वजन कम करना एक बहुत ही सीधा गणित है। मतलब कम खाओ, जिम में ज्यादा पसीना बहाओ, कैलोरी गिनो और बस काम हो गया। हाँ, बिल्कुल सबसे कॉमन सोच यही है। राइट। लेकिन आज की इस डीप डाइव के लिए जो रिसर्च और मेडिकल नोट्स हमारे पास टेबल पे है, वो एक बेहद डरावना और चौंकाने वाला सच बताते हैं। और वो सच जानना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली सच ये है कि कई बार लगातार डाइटिंग करने और भूखे रहने के बावजूद जब वजन नहीं घटता ना, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान के अनुशासन में कोई कमी है। सही बात है। इसका असल मतलब ये है कि शरीर खुद अपने ही खिलाफ एक सर्वाइवल युद्ध लड़ रहा है। और जो बात इन पेपर्स में सबसे ज्यादा जोर देकर कही गई है वो ये है कि बढ़ा हुआ वजन शरीर में सिर्फ कुछ अतिरिक्त किलो का भार नहीं लाता। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक पूरा पैकेज है। हाँ, एक चेन रिएक्शन की तरह। और यही बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है। जब किसी का वजन बढ़ता है तो वो सिर्फ एक कॉस्मेटिक समस्या नहीं होती। जो डेटा आज हम एनालाइज कर रहे हैं वो एकदम स्पष्ट करता है कि ये स्थिति डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और गंभीर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को न्योता देती है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। राइट। इन टेक्स्ट्स में इस स्थिति का सीधा वैज्ञानिक कनेक्शन क्रॉनिक एंजाइटी, अल्जाइमर और यहाँ तक कि कुछ खास तरह के कैंसर से भी जोड़ा गया है। वाओ, ये सच में बहुत गंभीर है। बिल्कुल। और इंसान को जो लगातार दर्द, जीवन भर खानी पड़ने वाली दवाइयाँ, भारी भरकम मेडिकल खर्चे और इमोशनल ट्रॉमा झेलना पड़ता है, वो तो अलग ही है। तो हमारा आज का मिशन यही डिकोड करना है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड के इस शोर शराबे से बाहर निकलकर शरीर के काम करने के असली विज्ञान को कैसे समझा जाए। इस पूरी मेडिकल पहेली का जो सबसे बड़ा एंकर पॉइंट है ना, वो कोशिश की कमी नहीं है। तो फिर क्या है? होता क्या है कि जब सालों की मेहनत के बाद भी लोगों का वजन कम नहीं होता तो वो खुद को दोष देने लगते हैं कि शायद मैंने ये चीट मील खा लिया या जिम मिस कर दिया। हाँ, गिल्ट में आ जाते हैं लोग। एग्जैक्टली। लेकिन इन क्लिनिकल नोट्स का गहराई से विश्लेषण करने पर एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न उभर कर आता है। असली समस्या सही डायग्नोसिस की कमी है। अच्छा। हाँ, अगर ओबेसिटी या मोटापे को एक बीमारी मानने के बजाय सिर्फ लाइफस्टाइल की लापरवाही मानकर इलाज किया जाएगा, मतलब डायग्नोसिस ही गलत होगा। बिल्कुल, तो कोई इंसान दुनिया की कोई भी डाइट कर ले, नतीजा जीरो ही रहेगा। सही डायग्नोसिस के बिना शरीर के इस इतने जटिल मैकेनिज्म को ठीक करना नामुमकिन है। मेक सेंस। लेकिन अगर ये डायग्नोसिस इतना ही महत्वपूर्ण है तो लोग इतने गलत रास्ते पे क्यों जा रहे हैं? मुझे लगता है कि आज के समय में इंटरनेट पे जो ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड है ना, वो सबसे बड़ा विलन बन चुका है। 100%। हर कोई एक्सपर्ट बना हुआ। राइट। कोई भी सोशल मीडिया खोलिए, हर दूसरा व्यक्ति एक नई डाइट बेच रहा है, कीटो, वीगन, इंटरमिटेंट फास्टिंग, और लोग बिना सोचे समझे दूसरों की डाइट खुद पर लागू करने लगते हैं, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। हाँ, मैं इसे ऐसे देखती हूँ, ये ऐसा है जैसे कोई इंसान किसी और के प्रिस्क्रिप्शन वाले चश्मे को पहन ले। अरे वाह, ये बहुत सही एनालॉजी है ना? हाँ। उस चश्मे से असली मालिक को तो सब कुछ साफ दिखता है, लेकिन जो उसे नया पहन रहा है उसकी अपनी नजर भी धुंधली हो जाती है, क्योंकि हर इंसान का जेनेटिक मेकअप और लाइफस्टाइल एकदम अलग है। ये चश्मे वाला उदाहरण काफी हद तक इस स्थिति को दर्शाता है। दशकों से हमें बस एक ही थ्योरी रटाई गई है, कैलोरी इन, कैलोरी आउट। हाँ, कम खाओ और ज्यादा भागो। एग्जैक्टली। लेकिन जिस रिसर्च पर हम आज बात कर रहे हैं वो इस कैलोरी मिथ को बहुत ही तार्किक ढंग से पूरी तरह खारिज करती है। वाओ, खारिज करती है? हाँ, देखिए, ये नियम थर्मोडायनेमिक्स पर आधारित है, जो एक बंद सिस्टम या क्लोज्ड सिस्टम में काम करता है। लेकिन मानव शरीर कोई बंद स्टील की मशीन थोड़ी है। राइट, हम मशीन नहीं है। हम एक ओपन, बायोलॉजिकल और हार्मोनल इकोसिस्टम है। कैलोरी का ये गणित कुछ लोगों पर शायद शुरुआती तौर पर काम कर जाए, लेकिन लंबे समय में ये शरीर के मेटाबॉलिक रेट को बुरी तरह क्रैश कर देता है। तो अगर ये कैलोरी इन, कैलोरी आउट वाला पुराना थर्मोडायनेमिक्स का नियम हर जगह काम नहीं कर रहा है, तो फिर इस थ्योरी में कमी क्या है? क्या ऐसा नहीं है कि अगर कोई ऊर्जा ले ही नहीं रहा है तो शरीर को मजबूरन अपना फैट जलाना ही पड़ेगा? ये सुनने में बहुत तार्किक लगता है ना? लेकिन बायोलॉजिकल लेवल पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अच्छा। हाँ, वेट लॉस मूल रूप से एक हार्मोनल, मेटाबॉलिक और सेल्यूलर गेम है।
जब कोई व्यक्ति बहुत कम खाना शुरू करता है तो शरीर इसे अकाल या स्टार्वेशन का सिग्नल मान लेता है। मतलब शरीर डर जाता है। बिल्कुल। शरीर के अंदर जो सेल्स हैं और जो हार्मोन्स हैं वो तय करते हैं कि जो भी थोड़ा बहुत खाना शरीर में जा रहा है उसका क्या करना है। ऐसे में शरीर ऊर्जा जलाने के बजाय उसे फैट के रूप में सेव करने लगता है ताकि भविष्य के अकाल से निपटा जा सके। ओह, अगर ये पूरी तरह से हार्मोन्स और सेल्यूलर सिग्नल्स का खेल है तो इसका सीधा मतलब है कि हमारी वो पुरानी कम खाओ वाली थ्योरी असल में शरीर के अपने केमिकल सिग्नल से ही टकरा रही है। एग्जैक्टली, हम अपने ही शरीर से लड़ रहे हैं। वाओ। इन रिसर्च पेपर्स में 2 प्रमुख कारकों पर बहुत जोर दिया गया है, मेटाबॉलिज्म और इंसुलिन। तो इस केमिकल जंग में ये मेटाबॉलिज्म कैसे काम कर रहा है? देखिए, जब हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो लोग अक्सर इसे एक भट्टी मान लेते हैं जिसमें खाना जलता है। हाँ, मेटाबॉलिक फायर बोलते हैं ना। हाँ, लेकिन सेल्यूलर लेवल पर ये बहुत ज्यादा जटिल है। मेटाबॉलिज्म सीधे तौर पर कोशिकाओं के अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन और थायराइड हार्मोन्स पर निर्भर करता है। विशेष रूप से वो T3 और T4 वाले। बिल्कुल, उनके प्रोडक्शन पर निर्भर करता है। इसके अलावा इंसान का बेसल मेटाबॉलिक रेट या BMR, मसल मास की डेंसिटी, जेनेटिक्स और शरीर में ऑक्सीडेशन का स्तर, ये सब तय करते हैं कि कोशिकाएं ऊर्जा कैसे बनाएंगी। मतलब ये बहुत सारे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। हाँ, अगर शरीर में थायराइड फंक्शन धीमा है या सेल्यूलर लेवल पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाना कम कर देते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति चाहे कितनी भी कम कैलोरी खा ले, वो फैट के रूप में ही स्टोर होगी। राइट। और मुझे लगता है यहीं पर इंसुलिन और ब्लड शुगर का वो कॉन्सेप्ट आता है जिसे इन टेक्स्ट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा गया है। एग्जैक्टली, इंसुलिन रेजिस्टेंस। हाँ, जब खाने में बहुत ज्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है और फिर इसे कंट्रोल करने के लिए पैंक्रियाज बहुत सारा इंसुलिन रिलीज करता है। शरीर का रिस्पॉन्स। लेकिन एक समय के बाद शरीर की कोशिकाएं इस इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंट यानी प्रतिरोधी हो जाती हैं। वो इंसुलिन के सिग्नल्स को बस इग्नोर करने लगती हैं। बिल्कुल। इस प्रक्रिया को अगर हम विजुलाइज करें तो इसे एक नाइट क्लब के उदाहरण से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। ओह, नाइट क्लब। हाँ, मान लीजिए कि शरीर की मांसपेशियां या मसल सेल्स एक बहुत एक्सक्लूसिव नाइट क्लब हैं और जो ग्लूकोज है वो क्लब में जाने वाले मेहमान हैं। अच्छा। और इंसुलिन वो बाउंसर है जिसका काम मेहमानों को क्लब के अंदर भेजना है। हाँ, नाइस। लेकिन अगर क्लब अंदर से पूरी तरह से फुल है, यानी सेल्स के अंदर पहले से ही ट्राइग्लिसराइड्स और फैट भरा हुआ है, तो वो बाउंसर यानी इंसुलिन क्या करेगा? बहुत सही सवाल है। बाउंसर मेहमानों को अंदर जाने ही नहीं देगा। सेल्स ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। यही इंसुलिन रेजिस्टेंस है। वाओ। अब वो अतिरिक्त ग्लूकोज ब्लड में ही घूमता रहता है और शरीर के लिए ब्लड में हाई ग्लूकोज बहुत खतरनाक है। हाँ, टॉक्सिक होता है। इसलिए पैंक्रियाज और भी ज्यादा इंसुलिन बनाता है, यानी और ज्यादा बाउंसर भेजता है ताकि किसी तरह ग्लूकोज को धक्का मारकर सेल्स में डाला जा सके। लेकिन जब ये काम नहीं करता तो इंसुलिन उस ग्लूकोज को सीधा लिवर और पेट के आसपास वाले फैट स्टोरेज में भेज देता है। तो ये वो पार्किंग लॉट हो गया। एग्जैक्टली। और इसी जिद्दी फैट को विसरल फैट कहते हैं, जो शरीर के अंगों के चारों ओर जमा होता है और सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, अगर कार्ब्स और इंसुलिन ही सबसे बड़े विलेन हैं तो दुनिया भर के जो एथलीट्स और मैराथन रनर्स होते हैं वो कार्ब लोडिंग क्यों करते हैं? अच्छा पॉइंट है। I mean, वो पास्ता और केले खाकर भी इतने लीन कैसे रहते हैं? क्या ये इंसुलिन वाली थ्योरी उन पर फेल हो जाती है? ये एक बहुत ही शानदार पॉइंट है और यहीं पर इंसुलिन सेंसिटिविटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस का फर्क समझना बहुत जरूरी है। ओके। एथलीट्स पर यह थ्योरी फेल नहीं होती, बल्कि वो एक अलग मेटाबॉलिक स्टेट में होते हैं। जब एक एथलीट कार्ब्स खाता है तो उसकी मांसपेशियां स्पंज की तरह काम करती हैं। क्योंकि वो इतना ज्यादा वर्कआउट करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो लगातार भारी वर्कआउट कर रहे होते हैं। उनके नाइट क्लब या सेल्स हमेशा खाली रहते हैं। ओह, तो बाउंसर को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। एग्जैक्टली। ग्लूकोज तुरंत सेल्स में जाता है और ऊर्जा में बदल जाता है। लेकिन एक आम इंसान जो दिन भर डेस्क पर बैठता है, उसकी सेल्स पहले से फुल हैं, इसलिए वही कार्ब्स उसके शरीर में फैट बन जाते हैं। वाओ, ये बहुत क्लियर हो गया। और बात सिर्फ इंसुलिन की नहीं है। टेक्स्ट बताते हैं कि जब ब्लड में इंसुलिन लगातार हाई रहता है ना, जिसे हाइपर इंसुलिनेमिया कहते हैं, तो ये लिवर को ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए भी ट्रिगर करता है। अरे बाप रे। हाँ, इसके साथ ही एक और हार्मोन है एस्ट्रोजन।
अगर शरीर में एस्ट्रोजन का स्तर बिगड़ता है तो शरीर फैट को पेट के बजाय सीधे हिप्स और जांघों के आसपास स्टोर करने लगता है। मतलब ये सिर्फ एक हार्मोन का नहीं, पूरे एंडोक्राइन सिस्टम के सिंक में होने का मामला है। बिल्कुल, सब कुछ कनेक्टेड है। ये बहुत ही दिलचस्प है कि शरीर असल में एक केमिकल फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री में जब स्ट्रेस यानी तनाव की एंट्री होती है ना, तो पूरा सिस्टम एक अलग ही दिशा में चला जाता है। हाँ, स्ट्रेस सब कुछ बदल देता है। इन नोट्स में सर्वाइवल मोड और एवोल्यूशन के बीच जो कनेक्शन दिखाया गया है, उसने तो मेरा नजरिया ही बदल दिया। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के नजरिए से देखें तो हमारा शरीर आज भी हजारों साल पुराने उस सॉफ्टवेयर पर चल रहा है जब इंसान जंगलों में रहता था। राइट, हंटर गैदरर वाले टाइम पर। एग्जैक्टली। उस समय स्ट्रेस का मतलब ये नहीं था कि बॉस ने कोई ईमेल भेज दिया है या EMI बाउंस हो गई है। स्ट्रेस का मतलब होता था कि या तो कोई जंगली जानवर पीछे पड़ा है या फिर भयंकर अकाल आ गया है और खाने को कुछ नहीं है। तो जब आज के समय में कोई इंसान लगातार मानसिक तनाव में रहता है तो शरीर में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन हाई हो जाता है, और शरीर इस मॉडर्न स्ट्रेस और उस पुराने जंगली जानवर वाले खतरे में फर्क नहीं कर पाता। हाँ, वो उसे अकाल की चेतावनी मान लेता है। वाओ, सटीक विश्लेषण है। और जब शरीर को लगता है कि अकाल पड़ने वाला है तो वो सबसे पहला काम क्या करेगा? वो ऊर्जा बचाएगा। बिल्कुल। जब कोर्टिसोल लगातार हाई रहता है तो शरीर तुरंत फैट बर्न करने वाले सारे बैकग्राउंड प्रोसेस बंद कर देता है। मैं इसे स्मार्टफोन के लो पावर मोड की तरह देख रही हूँ। जब बैटरी कम होती है तो फोन ब्राइटनेस कम कर देता है और एक्स्ट्रा बैकग्राउंड एप्स बंद कर देता है। एग्जैक्टली। शरीर भी अपनी फैट बर्निंग ऐप को फोर्स स्टॉप कर देता है। हे भगवान। इतना ही नहीं, हाई कोर्टिसोल ग्लूकोनियोजेनेसिस नाम की एक प्रक्रिया शुरू करता है। ये क्या होता है? इसमें शरीर अपनी ही मांसपेशियां यानी मसल टिश्यू को तोड़कर ग्लूकोज बनाने लगता है ताकि आपातकाल के लिए तुरंत ऊर्जा मिल सके। मतलब अपनी ही मसल्स खा रहा है शरीर। हाँ, और जो ग्लूकोज इस्तेमाल नहीं होता वो सीधा पेट के आसपास फैट बनकर जमा हो जाता है। यही कारण है कि जो लोग क्रॉनिक स्ट्रेस में होते हैं उनके हाथ पैर पतले होते जाते हैं लेकिन पेट बढ़ता जाता है। वाह, अब समझ आया। इस अवस्था में शरीर की नजर में मोटापा कोई बीमारी नहीं है, वो तो अकाल से बचने के लिए एक सुरक्षित बैकअप जनरेटर है। राइट। एक तरह से देखा जाए तो मोटापा एक्सेस या ज्यादा खाने की निशानी नहीं है, बल्कि सेल्यूलर लेवल पर शरीर के भूखमरी और पैनिक महसूस करने का नतीजा है। ये सेल्यूलर स्टार्वेशन वाला एंगल बहुत ही गहरा है, और नोट्स में इस पैनिक मोड को ट्रिगर करने वाले एक और फैक्टर का गहराई से जिक्र है, और वो है इन्फ्लेमेशन यानी अंदरूनी सूजन। इन्फ्लेमेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। हमने पहले ऑक्सीडेशन शब्द का इस्तेमाल किया था। जब कोई व्यक्ति खराब डाइट लेता है या बहुत ज्यादा पोल्यूशन के संपर्क में आता है तो सेल्यूलर लेवल पर डैमेज शुरू हो जाता है। हाँ, जब हम बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में ऑक्सीडेशन कहते हैं तो इसका मतलब है शरीर में फ्री रेडिकल्स का बनना। ये वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना? एग्जैक्टली। ये अस्थिर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो स्वस्थ कोशिकाओं के इलेक्ट्रॉन चुराकर उन्हें डैमेज करते हैं। ये शरीर के अंदर ठीक वैसे ही काम करता है जैसे लोहे पर हवा और नमी लगने से जंग लग जाता है। ओहो, मतलब शरीर के अंदर जंग लग रहा है? हाँ, जब कोशिकाओं में ये जंग लगता है तो शरीर का इम्यून सिस्टम इसे एक हमले के रूप में देखता है और प्रतिक्रिया में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। और इसी इन्फ्लेमेशन के संदर्भ में एक विषय पर इन पेपर्स में बहुत विस्तार से बात की गई है, और वो है गट हेल्थ और लीकी गट। लीकी गट, हाँ। ये गट माइक्रोबायोम का विषय आजकल हर जगह छाया हुआ है, लेकिन यहाँ जो मैकेनिज्म समझाया गया है वो काफी गंभीर है। लीकी गट असल में मेटाबॉलिक बीमारियों का ग्राउंड जीरो है। हमारी आंतों यानी इंटेस्टाइन के अंदरूनी हिस्से में एक बहुत ही बारीक परत होती है जो सिर्फ एक कोशिका जितनी मोटी होती है। सिर्फ सिंगल सेल थिक। हाँ, इन कोशिकाओं के बीच बहुत ही टाइट जंक्शंस होते हैं जो एक सिक्योरिटी गेट की तरह काम करते हैं। इनका काम है सिर्फ पचे हुए न्यूट्रिएंट्स को खून में जाने देना और बाकी चीजों को रोक देना। ओके, तो एक फिल्टर की तरह। राइट। अब आंतों में खरबों बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें माइक्रोबायोम कहते हैं। जब क्रॉनिक स्ट्रेस, बहुत ज्यादा शुगर या एंटीबायोटिक्स के अंधाधुंध इस्तेमाल से अच्छे बैक्टीरिया मर जाते हैं और बुरे बैक्टीरिया का कब्जा हो जाता है, तो बैलेंस बिगड़ जाता है। बिल्कुल। तो ये बुरे बैक्टीरिया कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। इन टॉक्सिन्स की वजह से आंतों के वो जो टाइट जंक्शंस थे ना, वो टूट जाते हैं। बाप रे, ये तो कुछ ऐसा हुआ कि किसी देश की बॉर्डर सिक्योरिटी पूरी तरह से कोलैप्स हो गई हो और बॉर्डर के गेट टूट गए हों। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही उपमा है। जब ये बॉर्डर टूटता है, जिसे हम लीकी गट कहते हैं, तो ऐसे टॉक्सिन्स, विशेष रूप से एंडोटॉक्सिन्स जैसे LPS और बिना पचे हुए खाने के कण
जो मल के रास्ते बाहर निकल जाने चाहिए थे वो सीधे खून में प्रवेश कर जाते हैं। सीधे ब्लड स्ट्रीम में। हाँ, इस स्थिति को एंडोटॉक्सीमिया कहा जाता है। और जब खून में ये सब कचरा पहुंचता है तो शरीर का इम्यून सिस्टम तो पूरी तरह से पैनिक में आ जाता होगा। वो इसे कोई बड़ा बाहरी हमला मान लेता है। 100%। इम्यून सिस्टम तुरंत साइटोकाइन्स रिलीज करके पूरे शरीर में एक फुल स्केल युद्ध छेड़ देता है। वाह। इससे पूरे शरीर में भयंकर इन्फ्लेमेशन फैल जाता है। और जैसा कि हमने सर्वाइवल मोड के बारे में बात की, जब शरीर में इतना भयंकर युद्ध और इन्फ्लेमेशन चल रहा हो तो शरीर किसी भी कीमत पर फैट नहीं छोड़ेगा। मतलब फैट को वो ढाल बना लेता है। इंसान चाहे दिन में 2 घंटे ट्रेडमिल पर भाग ले या भूखा रहे, फैट लॉस नहीं होगा क्योंकि शरीर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। ये सारी साइंटिफिक डिटेल्स हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर ले आती हैं। अगर मेटाबॉलिज्म की धीमी भट्ठी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ईस्ट्रोजन का असंतुलन, हाई कॉर्टिसोल का सर्वाइवल मोड, फ्री रेडिकल्स का ऑक्सीडेशन और लीकी गट से होने वाला इन्फ्लेमेशन। हाँ, ये सभी फैक्टर्स। हाँ, ये सब मिलकर फैट को लॉक कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि इसका असल और स्थायी समाधान क्या है। इन सोर्सेज में एक बहुत ही स्पष्ट लाइन लिखी है जो मुझे लगता है कि इस पूरी चर्चा का सार है। डाइट अलग है और न्यूट्रिशन अलग है। ये अंतर समझना ही असली गेम चेंजर है। आज की फिटनेस इंडस्ट्री डाइट को एक नेगेटिव अप्रोच की तरह बेचती है। हाँ, ये मत खाओ, वो छोड़ दो, कार्ब जीरो कर दो। राइट। ये सिर्फ चीजों को हटाने पे फोकस करता है, लेकिन न्यूट्रिशन का अर्थ है शरीर को वो कच्चा माल या रॉ मटेरियल देना जिसकी उसे अपनी कोशिकाओं की मरम्मत करने, हार्मोन्स बनाने और गट लाइनिंग को रिपेयर करने के लिए जरूरत है। जब तक कोशिकाएं स्वस्थ नहीं होंगी, मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा। तो अगर मैं इसे कार के उदाहरण से समझने की कोशिश करूं, मान लीजिए किसी कार का इंजन पूरी तरह से सीज हो चुका है, पाइप्स में कचरा भरा है और अंदरूनी पुर्जे घिस चुके हैं। ओके। अब अगर कोई सोचे कि इस कार में लाखों रुपए के फॉर्मूला 1 रेसिंग वाले महंगे टायर लगा देने से कार तेज भागने लगेगी, तो ये बेवकूफी होगी। हाँ, बिल्कुल। यहाँ वो खराब इंजन हमारा बिगड़ा हुआ मेटाबॉलिज्म और लीकी गट है, और वो नए रेसिंग टायर वो कैलोरी डेफिसिट या एक्सट्रीम डाइटिंग है। ये एनालॉजी इस स्थिति पर एकदम सटीक बैठती है। अगर इंजन ही खराब है तो नए टायर कार को कुछ मीटर से ज्यादा नहीं खींच पाएंगे। राइट। उसी तरह जब तक आप गट हेल्थ को सुधार कर इन्फ्लेमेशन कम नहीं करते और इंसुलिन सेंसिटिविटी वापस नहीं लाते, तब तक कोई भी डाइट काम नहीं करेगी। मेक सेंस। लेकिन जब सही कस्टमाइज न्यूट्रिशन के जरिए लीकी गट की दीवारें रिपेयर हो जाती हैं, जब कॉर्टिसोल का स्तर नीचे आता है और सेल्स फिर से इंसुलिन के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं, तो शरीर रिलैक्स हो जाता है। एग्जैक्टली। तब शरीर को बायोलॉजिकल सिग्नल मिलता है कि अब खतरा टल गया है, हम सुरक्षित हैं। और जैसे ही शरीर सर्वाइवल मोड से बाहर आता है, वो उस बैकअप जनरेटर यानी फैट को खुद ब खुद पिघलाना शुरू कर देता है। वाह! इसका मतलब ये है कि कैलोरी डेफिसिट का जो नियम है वो पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन वो वेट लॉस की यात्रा का पहला कदम नहीं है, वो आखिरी कदम है। बिल्कुल सही कहा। वो तभी काम करेगा जब शरीर का अंदरूनी सिस्टम हील हो चुका हो। इस पूरी मेडिकल रिसर्च का यही सबसे बड़ा निष्कर्ष है। बिना राइट डायग्नोसिस के राइट रिजल्ट की उम्मीद करना साइंस के खिलाफ जाना है। हर व्यक्ति का माइक्रोबायोम अलग है, उसका स्ट्रेस ट्रिगर अलग है, उसका हार्मोनल प्रोफाइल अलग है। इसीलिए इन टेक्स्ट में बार बार जोर दिया गया है कि जेनेरिक डाइट प्लान फॉलो करने के बजाय किसी ऐसे विशेषज्ञ की मदद लेना जरूरी है जो पहले व्यक्ति के शरीर का सही डायग्नोसिस करें और रूट कॉज को पकड़े। राइट। ये पहचाने कि इन 6 सिस्टम्स में से असल में डैमेज कहाँ है और फिर उसे रिवर्स करने के लिए एक पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन प्लान बनाएं। तो आज की इस पूरी डीप डाइव ने ये साबित कर दिया है कि वेट लॉस केवल आईने के सामने बेहतर दिखने या जीन्स का साइज कम करने का सतही खेल नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल, ये असल में अंदर से अपने बायोलॉजिकल सिस्टम को वापस जीवन देने की प्रक्रिया है। ये अपने शरीर के सेल्यूलर और हार्मोनल बैलेंस को ठीक करने का एक तरीका है, जहां वेट लॉस सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट होता है। एक पॉजिटिव साइड इफेक्ट कह सकते हैं। एकमात्र वैज्ञानिक रास्ता है जिसका जिक्र हमने एकदम शुरुआत में किया था। 100%। हमने ये भी देखा कि मानव शरीर कोई बेवकूफ मशीन नहीं है जो बिना वजह फैट जमा करती रहे। वो तो एक बेहद स्मार्ट और एवोल्यूशनरी मास्टरपीस है जो हमें बचाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, वो सिर्फ अपना काम कर रहा है। राइट। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले
इन सारे रिसर्च पेपर्स और बायोलॉजिकल फैक्ट से परे एक बहुत ही प्रोवोकेटिव विचार सामने आता है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचना चाहिए। वो क्या? अगर मानव शरीर इतना समझदार है कि वो बाहरी स्ट्रेस, टॉक्सिन्स और इन्फ्लेमेशन से बचने के लिए तुरंत सर्वाइवल मोड में चला जाता है और फैट को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करता है, तो शायद किसी भी इंसान को जिम में खुद को सजा देने और अपने ही शरीर से जंग लड़ने के बजाय एक पल के लिए रुकना चाहिए। बहुत गहरी बात है। शांति से बैठकर ये सोचना चाहिए कि वो हर दिन अनजाने में ही सही अपने शरीर को ऐसे कौन से इमोशनल या एनवायरमेंटल सिग्नल दे रहा है। काम का वो क्रॉनिक स्ट्रेस, आसपास का टॉक्सिक माहौल या अंदर चल रही कोई पुरानी दबी हुई चिंता। आखिर वो कौन से सिग्नल है जिनकी वजह से शरीर की कोशिकाओं को हर वक्त 24 घंटे असुरक्षित महसूस होता है। क्योंकि बायोलॉजिकल सच्चाई यही है कि जब तक शरीर खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, वो अपनी वो फैट वाली ढाल कभी नीचे नहीं रखेगा। एग्जैक्टली। ये सिर्फ एक मेडिकल सवाल नहीं है, बल्कि हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल पर एक बहुत गहरा प्रहार है। शरीर कभी हमारा दुश्मन नहीं होता, वो तो बस हमारी रक्षा करने के लिए प्रोग्राम्ड है। असली इलाज उस अलार्म को बंद करने में है जो उसे लगातार डरा रहा है। बिल्कुल। शरीर की इस जटिल, अद्भुत लेकिन बेहद तार्किक भाषा को सुनने और समझने की कोशिश करते रहना ही असली समाधान है। और इसी विचार के साथ हम आज की अपनी इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं।